सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने आपके वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा इस विषय में वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा कंप्लीट पढ़ लिया है। किस समय पर शिक्षा की शुरुआत होती थी, उच्च शिक्षा कैसे होती थी और कौन कौन सी विशेषताएं थी, चाहे वह वैदिक कालीन शिक्षा हो चाहे वह बौद्ध कालीन शिक्षा हो। अब वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में समानताएं क्या क्या थी, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरीके से भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, चाहे वैदिक कालीन शिक्षा हो या फिर बौद्ध कालीन शिक्षा हो, वैदिक कालीन शिक्षा वेदों पर आधारित थी, गुरुकुल प्रणाली से शिक्षा दी जाती थी, जबकि जो बौद्धकालीन शिक्षा था इसमें भगवान बुद्ध के विचारों को इसमें जगह दी गई है और उन्हीं के विचारों पर आधारित है बौद्धकालीन शिक्षा। तो बौद्धकालीन शिक्षा और वैदिककालीन शिक्षा में समानताएं क्या क्या हैं? दोनों शिक्षा पद्धतियों में शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था। दोनों में ही ये समानता थी कि दोनों शिक्षा पद्धतियों में शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना था। दोनों शिक्षा पद्धतियों में शिक्षा के उद्देश्यों में समानता थी तथा छात्रों के चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। चाहे वो वैदिक कालीन शिक्षा हो या बौद्ध कालीन शिक्षा हो, दोनों में चरित्र निर्माण यानी कि सत्य की, अहिंसा की और ईमानदारी, इन्हीं सभी चीजों की शिक्षा दी जाती थी, चाहे वो बौद्ध कालीन शिक्षा हो या वैदिक कालीन शिक्षा हो। तो ये चारित्रिक गुणों का निर्माण में दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, चाहे वैदिक कालीन शिक्षा हो या फिर बौद्ध कालीन शिक्षा हो। दोनों शिक्षा पद्धतियों में शिक्षा का संगठन प्राथमिक व उच्च दोनों स्तरों में बटा हुआ था तथा शिक्षण संस्थाओं के आय के मुख्य स्रोत दान व भिक्षा थे। तो दोस्तों, चाहे वैदिक कालीन शिक्षा हो, आप सभी ने पढ़ा कि जो बच्चे होते थे, जो विद्यार्थी होते थे, वो मांग करके अपना भरण पोषण करते थे। यानी कि यहाँ पर देखिए, चाहे वो बौद्धकालीन शिक्षा हो या वैदिक कालीन शिक्षा हो, दोनों में ही जो शिक्षा के मुख्य स्रोत थे वो दान एवं भिक्षा थे। जैसा कि आपको पता है कि वैदिक काल में जो बड़े-बड़े घरों के व्यक्ति होते थे या बहुत धनी होते थे, वो पूरा एक गांव ही दान में दे देते थे बच्चों की पढ़ाई के लिए। और इसी तरीके से बौद्धकालीन शिक्षा में भी विद्यार्थियों को भिक्षा मांग करके अपना भरण पोषण करना पड़ता था। तो इस तरीके से दोनों में स्तरों में दोनों ही चाहे वह वैदिककालीन शिक्षा हो चाहे बौद्धकालीन शिक्षा हो, दोनों ही प्राथमिक और उच्च दोनों स्तरों में बटे हुए थे। देखिए, इसके बाद है दोनों शिक्षा पद्धतियों में पाठ्यक्रम के अंतर्गत धर्म, आध्यात्म, गणित, कृषि, पशुपालन, ज्योतिष, अर्थशास्त्र तथा सैन्य विज्ञान आदि विषय समान रूप से सम्मिलित थे। यानी कि दोनों ही शिक्षण पद्धतियों में वहाँ के विद्यार्थियों को ज्योतिषी की शिक्षा, अर्थशास्त्र की शिक्षा, सैन्य विज्ञान की शिक्षा, गणित, कृषि, आध्यात्म, धर्म, इन सभी की शिक्षा दी जाती थी, चाहे वो वैदिक कालीन शिक्षा हो चाहे वो बौद्धकालीन शिक्षा हो। तो दोनों में ये भी समानता थी। दोनों शिक्षा पद्धतियों में सामान्य विषय को पढ़ाने के लिए मौखिक विधियों, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और क्रियात्मक विषय पढ़ाने के लिए प्रदर्शन व अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, इसका मतलब है कि जो सामान्य विषय थे उनको मौखिक रूप से ही, मुख से ही बोल करके बच्चों को उनके विषय में व्याख्यान दे करके समझा दिया जाता था। लेकिन जो क्रियात्मक विषय थे उसमें प्रदर्शन और अभ्यास विधियों का प्रयोग कराया जाता था। जैसे कि विज्ञान विषय हुआ, गणित विषय हुआ, इसमें प्रयोग और प्रदर्शन विधि के साथ साथ अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता था कि उनका संपूर्ण विकास हो। दोनों शिक्षा पद्धतियों में शिक्षक का स्थान तथा शिक्षक शिष्य संबंध समान रूप से मधुर एवं आत्मीय थे। दोनों ही शिक्षण पद्धतियों में आपने देखा है वैदिक कालीन शिक्षा में कि जो विद्यार्थी थे और जो गुरु थे उनके बीच में संबंध पिता और पुत्र की तरीके से था और वो मित्रवत व्यवहार करते थे एक दूसरे से। तो इस तरीके से ही बौद्ध धर्म में भी ये शिक्षा थी कि शिक्षक और शिष्य में आप भेदभाव नहीं कर सकते थे, इतने आत्मीयता के साथ और मधुर संबंध होते थे उनके। तो यहाँ पर आपने देखा कि बौद्धकालीन शिक्षा और वैदिक कालीन शिक्षा में कौन-कौन सी प्रमुख समानताएं थी। अब कौन-कौन सी असमानताएं थी ये भी आपको देखना पड़ेगा। असमानताएं भी इसको हम बोल सकते हैं और अंतर भी बोल सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में क्या-क्या अंतर था। तो देखिए क्या-क्या अंतर था। वैदिक कालीन शिक्षा
पर गुरुओं का नियंत्रण था। यानी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, आप सभी को पता है जो गुरु कहते थे, गुरु के कथनानुसार जो विद्यार्थी होते थे वो सारे काम करते थे और जो भी गुरु कहते थे उनके वाक्यों का, उनके शब्दों का अक्षरशः पालन करते थे जो शिष्य होते थे। और बौद्ध शिक्षण प्रणाली में शिक्षा बौद्ध संघों के नियंत्रण में थी। यानी कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जो मठ के अधिष्ठाता होते थे, उनके नियंत्रण में होती थी बौद्ध शिक्षण प्रणाली। अब इसके बाद देखिए, वैदिक शिक्षा प्रणाली में वर्णाश्रम व्यवस्था को महत्व दिया जाता था और बौद्धकालीन शिक्षा में इस प्रणाली में जाति या वर्ण का कोई महत्व नहीं था। तो ये देखिए, यहाँ पर आपने देखा था वैदिक कालीन शिक्षा में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य किस तरीके से उनकी शिक्षा प्राप्त करने की जो आयु थी वो अलग-अलग थी। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि बौद्धकालीन शिक्षा में वर्ण के आधार पर नहीं बटा हुआ था समाज और सभी वर्ग, जाति वर्ग के लोगों में कोई भी जाति वर्ग का व्यक्ति हो उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था बौद्धकालीन शिक्षा में। अब देखिए, इसके बाद तीसरा पॉइंट है, इसमें वेदों का अध्ययन परम आवश्यक था क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा पूर्णतः वेदों पर आधारित थी, चाहे वो ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, इन सभी वेदों पर। इसके अलावा यजुर्वेद पर भी आधारित थी। यानी कि चारों वेदों का अध्ययन कराया जाता था वैदिक कालीन शिक्षा में। अब यहाँ पर देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा, इसमें वेदों का अध्ययन सभी के लिए आवश्यक था। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वेदों का अध्ययन परम आवश्यक था और यहाँ पर बौद्धकालीन शिक्षा में सभी के लिए आवश्यक था। अब इसके बाद देखिए, चौथा पॉइंट है, यह शिक्षा पद्धति ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करती थी और बौद्धकालीन शिक्षा में यह शिक्षा पद्धति पूरी तरीके से अनीश्वरवाद पर विश्वास करती थी या अनीश्वरवाद पर आधारित थी। अनीश्वरवाद का मतलब है कि ईश्वर है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दिखे, जबकि आप सभी को पता है कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी इसमें व्यक्ति को ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करना सिखाती थी कि हाँ, ईश्वर हैं। और इसीलिए आपने देखा है कि मंदिर में जो भगवान होते हैं उनकी मूर्ति बना करके उनकी पूजा की जाती थी। और जैसे अगर आश्रम में जो गुरुकुल पद्धति में वैदिक कालीन शिक्षा ग्रहण करते थे विद्यार्थी, आश्रम के पास वो सरस्वती माता की मूर्ति बना करके और उसकी पूजा अर्चना करने के बाद अपने रोज के पठन पाठन की शुरुआत करते थे। लेकिन जो बौद्धकालीन शिक्षा थी ये पूरी तरीके से अनीश्वरवाद पर आधारित थी। यानी कि यहाँ पर मूर्ति पूजा या इस तरीके की बात नहीं थी, ये अनीश्वरवाद पर आधारित थी। लेकिन जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करने वाली थी। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, इस शिक्षण प्रणाली में केवल ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति शिक्षण कार्य करते थे। यानी कि जो गुरु पढ़ाते थे वो ब्राह्मण होते थे। वैदिक कालीन शिक्षा में जो गुरु होते थे, वैदिक काल में शिक्षा देने वाले शिक्षक होते थे, वो ब्राह्मण होते थे। और यहाँ पर देखिए, जो बौद्धकालीन शिक्षा थी इसमें किसी भी वर्ग के व्यक्ति शिक्षा प्राप्ति के बाद शिक्षण कार्य करते थे। यानी कि इसमें कोई जाति या वर्ण का कोई खेल ही नहीं था। बौद्धकालीन शिक्षा में किसी भी वर्ग का व्यक्ति जो भी पढ़ा लिखा है वो शिक्षक बन सकता था। लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा में केवल ब्राह्मण वर्ग के लोग ही शिक्षण कार्य करते थे क्योंकि समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जो बौद्धकालीन शिक्षा थी इसमें जाति और वर्ग का कोई विशेष स्थान नहीं था। यहाँ पर सभी के लिए शिक्षा का स्थान भी था और कोई भी शिक्षक बन सकता था। लेकिन आज के समय में क्या है, किसी भी जाति वर्ग से कोई मतलब नहीं है, शिक्षक कोई भी बन सकता है, बस उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, इसमें लोकतांत्रिक पद्धति को प्रमुखता नहीं दी गई है। किसमें? वैदिक कालीन शिक्षा में। जबकि जो बौद्धकालीन शिक्षा है इसमें लोकतांत्रिक पद्धति को मान्यता दी गई है। अब देखिए, आधुनिक भारतीय समाज में बौद्धकालीन शिक्षा की क्या-क्या देन है। यानी कि आधुनिक भारतीय समाज में बौद्धकालीन शिक्षा जो उस समय पर दी जाती थी वो आज के समय में कितनी ज्यादा उपयोगी है और कौन-कौन से ऐसे जो उसमें जो उपयोगी पॉइंट्स थे यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनको आज भी आज की शिक्षा में भी शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं। शिक्षा पर केंद्रीय नियंत्रण की शुरुआत। इसके अलावा मातृभाषा को
शिक्षा का माध्यम बनाना। आप सभी को पता है कि हम लोग अपनी मातृभाषा में ही सीखते हैं। और इसके बाद देखिए प्रौद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, ये बहुत ही अच्छी चीज सिखाई गई है बौद्धकालीन शिक्षा के द्वारा कि व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ प्रौद्योगिकी शिक्षा यानी कि इंडस्ट्री कैसे खड़ी की जाती है, कैसे आप अपना कल कारखाना अपना कैसे बना सकते हैं, आप कैसे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, ये बौद्धकालीन शिक्षा की ही देन है। इसके बाद देखिए उच्च शिक्षा में प्रवेश परीक्षा, उच्च शिक्षा में प्रवेश परीक्षा आज हो रही है तो इसकी देन बौद्धकालीन शिक्षा है। मैंने आपको बताया था कि 20 वर्ष की अवस्था में उपसंपदा संस्कार होता था और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए 10 बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष उस नवागत यानी कि उस विद्यार्थी की कठिन परीक्षा होती थी। जब 10 के 10 लोग सहमत होते थे कि हाँ इस विद्यार्थी को आगे उच्च शिक्षा के लिए भेजा जाए या ना भेजा जाए, तो वो लोग डिसाइड करते थे आपस में। तो इस तरीके से जो उच्च शिक्षा में प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम की जो शुरुआत की गई वो इसी की देन है, बौद्धकालीन शिक्षा की। और आप लोग जानते हो चाहे वो बीएड हो, बीएड में एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके अलावा आप पीसीएस कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आज प्रवेश परीक्षा होती है। इसके अलावा देखिए चाहे वो आईआईटी हो या जेईई एग्जाम हो, इन सभी में भी प्रवेश परीक्षा होती है। किसी भी मान लीजिए एमबीए करना चाह रहे हैं आप, कोई व्यावसायिक एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता है। यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था है वो स्पेशली उच्च शिक्षा में बौद्धकालीन शिक्षा की ही देन है। सहशिक्षा का आरंभ, सहशिक्षा का भी आरंभ बौद्धकालीन शिक्षा की देन है। स्त्री एवं पुरुषों को समान शिक्षा का महत्व, ये भी बौद्धकालीन शिक्षा की ही देन है। बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री और पुरुषों को समान रूप से शिक्षा का महत्व दिया जाता था। तो इस तरीके से आपने देखा कि आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्धकालीन शिक्षा ने क्या-क्या दिया है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। आपने क्या-क्या सीखा आज की क्लास में। बौद्धकालीन शिक्षा और वैदिक कालीन शिक्षा में कौन-कौन सी समानताएं थी, कौन-कौन सी असमानताएं थी। इसके अलावा बौद्धकालीन शिक्षा ने आज वर्तमान भारतीय समाज में यानी कि आज के समय में बौद्धकालीन शिक्षा की कौन-कौन सी विशेषताएं हैं जो अभी भी हम उपयोग में ला रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड कि भाई बहन हमसे जुड़े और ऐसे ही लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहें। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारी सभी वीडियोस से ऐसे ही अवगत रहें। दोस्तों आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबकी तैयारी कराएंगे तो लगातार ऐसे हमारे चैनल से बने रहिए और जहाँ कहीं भी आपको समस्या है आप लोग प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।